नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो आज मैं आपके लिए फिर से ईवीएस के प्रश्नों के साथ हाजिर हूं और आज हम ये पूर्ण पेडागोजी के साथ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप अवश्य बने रहें और हमारे चैनल पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीचिंग संबंधी कोई भी एग्जाम हो, सारी क्लासें बिल्कुल फ्री में दी जाती हैं, सारी तैयारी आपको कराई जाती है। तो चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें डेली ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए। तो चलो शुरुआत करते हैं। आपका सबसे पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन की सबसे प्रभावपूर्ण विधि कौन सी है? तो आपको सबसे प्रभावपूर्ण विधि पूछी है और वो भी आपके पर्यावरण अध्ययन की यानी ईवीएस की क्लासों में। तो क्या ये व्याख्यान विधि है, कहानी है, भ्रमण है या समस्या समाधान विधि है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, भ्रमण विधि। अब भ्रमण विधि क्यों होगा? क्योंकि आप बच्चे को जब आप भ्रमण पे ले जाओगे यानी शेयर कराने के लिए ले जाओगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो बच्चे को वहाँ क्या होता है, मतलब पर्यावरण के साथ उसका संबंध जुड़ता है, यानी प्रत्यक्ष अनुभव का होता है। उसको अपनी आंखों से वो चीजों को देखता है, अवलोकन करता है और सीखता है। तो सबसे प्रभावपूर्ण विधि आपकी भ्रमण विधि होती है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत संग्रहालय भ्रमण का मुख्य उद्देश्य है। अब आपका है संग्रहालय भ्रमण। तो क्या ये मनोरंजन का साधन है, सरकारी योजना का निर्वाह करना है, प्रत्यक्ष अनुभव है या पिकनिक मनाना है? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रत्यक्ष अनुभव। यानी आप बच्चों को जब भ्रमण पर ले जाते हो और किसी संग्रहालय में जो वस्तुएं संग्रह की गई हैं उनको बच्चे जब देखते हैं तो उनका वो प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में सृजनात्मकता। अब सृजनात्मकता का क्या रोल है? बच्चों में करके सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, बच्चों की रटने की प्रवृत्ति को मजबूत करती है। जहां भी बात रटने की आ जाए और इस प्रवृत्ति को आपको मजबूत नहीं करवाना है, सृजनात्मकता रटने की प्रवृत्ति को मजबूत नहीं करती है, ये आपका निगेटिव पॉइंट होता है। बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है, ऐसा भी नहीं है। सृजनात्मकता यानी बहुत विचारों को यानी बहुत तरीकों से बच्चे सोचते हैं, तो ये भी आपका गलत हो गया। पाठ्य पुस्तक पर निर्भरता को बढ़ावा देती है, पाठ्य पुस्तक पर निर्भरता को बढ़ावा सृजनात्मकता रचनात्मकता बिल्कुल भी नहीं देती है। पाठ्य पुस्तकें हमारे अध्ययन का एक हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन उन पर निर्भरता हमें नहीं बढ़ानी है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1, यानी करके सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में कौन सा एक कारक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत देता है? यानी अभिप्रेरित, बच्चा प्रेरित कैसे होगा? यानी स्वयं से अभिप्रेरित होता है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? क्या गृह कार्य बच्चों द्वारा पूर्ण करवाना? क्या गृह कार्य पूर्ण करवाने से बच्चे अभिप्रेरित होंगे? नहीं होंगे। कक्षा में बच्चों की अधिकतम उपस्थिति से भी बच्चे अभिप्रेरित नहीं होते हैं। और कक्षा में खामोशी आपका बिल्कुल भी अधिगम नहीं है, बच्चे खामोश नहीं होने चाहिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। थोड़ा मैं व्याख्या के साथ प्रश्नों को पूर्ण पेडागोजी के साथ सॉल्व कराती हूँ, तो वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आप धैर्य के साथ वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। अगर आप इस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करोगे तो आपकी पेडागोजी पर पकड़ बनेगी और आप पूर्ण पेडागोजी पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करना सीखोगे। आगे बढ़ते हैं। एक विज्ञान शिक्षक के लिए विद्यार्थियों को हवा में भार होता है ज्ञात कराने के लिए वैज्ञानिक विधि के मुख्य सही चरण होगा। तो इसमें वैज्ञानिक विधियों के चरणों के आपको क्रम बताना है। तो इसमें क्या होगा? तो जब भी हम किसी समस्या का वैज्ञानिक विधि से हम जब निकालते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक समस्या होनी चाहिए। तो हमारे पास सबसे पहले समस्या हो गई, फिर हम परिकल्पना करते हैं कि उसका समाधान कैसे होगा। ठीक है, तो परिकल्पना करेंगे, फिर इसके बाद हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, और प्रयोग के बाद तब हम जाके निष्कर्ष निकालेंगे। तो यही हमारा सबसे पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्जलीकरण से ग्रस्त बालक के शरीर में किस पदार्थ की कमी हो जाती है? तो राइट आंसर है आपका नंबर 3, लवण एवं जल। यानी निर्जलीकरण का अर्थ होता है बिना जल के, यानी जब निर्जलीकरण से ग्रस्त कोई बालक है तो इसमें लवण और जल दोनों की ही कमी हो जाती है। जल में भी हमारे बहुत सारे लवण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से ठोस, द्रव एवं गैस अवस्था में पाया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जल। जल हमारे ठोस के रूप में बर्फ में पाया जाता है, द्रव हमारा जल ही है
और गैसीय अवस्था में, यानी जब हम जल को उबालते हैं तो जो भाप होती है वो हमारी गैसीय अवस्था होती है। अगला प्रश्न है, रेशम प्राप्त किया जाता है, तो रेशम हमारा किससे प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, रेशम कीट के प्यूपा से। और आपको अगर सीटेट पास करना है, ईवीएस पर अपनी पकड़ बनानी है और पूरे 30 में से 30 नंबर लाने हैं, तो प्रैक्टिस सेट लगाने के साथ साथ आप एनसीईआरटी की बुक्स 2 बार अवश्य पढ़ें। आप एक बार मेरी ये बात मान लीजिएगा कि आप एनसीईआरटी की बुक्स, अभी आपके पास समय बहुत है, क्योंकि आपका जो सीटेट का एग्जाम है वह आपकी जुलाई या अगस्त में होने की संभावना है। तो अभी आपके पास 5 महीने हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट को आप 1 महीना भी दोगे तो आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। लेकिन इस तैयारी में आपको एनसीईआरटी की बुक्स पेपर फर्स्ट के लिए आपको 3 से 5 तक की एनसीईआरटी की बुक्स अवश्य पढ़नी है। आप चैनल पर भी वीडियो पड़ी हुई है, यहाँ से भी देख सकते हो। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, या फिर बंधन अकेडमी नाम से ही मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, तो आप वहां से, तो आप मेरी ये बात अवश्य माने, अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको 6 से 8 तक की एनसीईआरटी अवश्य पढ़नी है। 2 बार अवश्य पढ़े इनको बुकों से। और अगर आप कर सकें तो मेरी एक बात और मान लें कि आप इनसे अपने खुद के नोट्स बनाएं। यानी पेपर 2 में आपके पूरे 60 नंबर एनसीईआरटी से आते हैं और आपकी ये 30 नंबर पेपर फर्स्ट में ईवीएस में आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी अवश्य पढ़नी है। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाला गैंडा, क्या ये केरल में है? तो ये केरल में नहीं है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क 2 सींग वाला गैंडा, क्या ये उत्तराखंड में भी नहीं है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क 1 सींग वाला दरियाई घोड़ा, असम, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क 2 सींग वाला गैंडा मणिपुर, ये मणिपुर में भी नहीं है, ये असम में है आपका। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं, पक्षियों की चोंच निम्नलिखित में से किस पर आश्रित होती है? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, भोजन के प्रकार पर, यानी वो किस तरीके का भोजन करते हैं उसी प्रकार से उनकी चोंच आधारित होती है। किसी की लंबी होती है, किसी की छोटी होती है। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य निम्नलिखित में से कौन से वर्ग में आता है? क्या ये शाकाहारी है, सर्वाहारी है, मांसाहारी है? शाकाहारी एवं सर्वाहारी, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा शाकाहारी एवं सर्वाहारी। अगला प्रश्न है, संचार के लिए उपग्रह कहाँ स्थापित किए जाते हैं, यानी सैटेलाइट आपकी? क्या ये समताप मंडल है, धरातल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, क्षोभ सीमा, आयन सीमा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2। अगला प्रश्न है, समाज की कौन सी इकाई में रक्त संबंधों का पाया जाना अनिवार्य है? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1, परिवार, यानी परिवार में रक्त संबंध पाए जाते हैं, समुदाय में भी नहीं पाए जाते, गांव में भी नहीं पाए जाते और पास पड़ोस में भी नहीं पाए जाते। ये मतलब बिना रक्त संबंध के भी हमारे होते हैं। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में स्थित चक्र में तीलियों की संख्या होती है, ये कितनी है आपकी? तो राइट आंसर है आपका 24। तो डेली ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आपको पेपर फर्स्ट और पेपर 2 दोनों की वीडियो मिल रही है चैनल पर। और प्रैक्टिस सेट ज्यादा से ज्यादा लगाइएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाने से आपको पता चलता है कि प्रश्न किस तरीके से आते हैं और लेवल क्या होता है, कहाँ से पूछे जाते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होगा? यानी ऊर्जा का आपको प्राथमिक स्रोत देखना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, नंबर 3। अगला प्रश्न है, एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है, आपसे नहीं पूछा है? तो वैधता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए, विश्वसनीयता भी होनी चाहिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4, उत्तीर्ण करना। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे नहीं पूछा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक दृश्य श्रव्य सामग्री है। टेप रिकॉर्डर में सिर्फ हम सुन सकते हैं, रेडियो में भी हम सिर्फ सुन ही सकते हैं, देख नहीं सकते, तो ये दृश्य नहीं है दोनों। मॉडल में हम दृश्य कर सकते हैं, लेकिन ये श्रव्य नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4, भ्रमण। भ्रमण में हम देख भी सकते हैं
और श्रव्य भी कर सकते हैं, अवलोकन भी कर सकते हैं। ईवीएस में आपका भ्रमण पर जाना सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत अपने आसपास के परिवेश को जानने का सबसे सरल माध्यम है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अवलोकन। जब हम आसपास के परिवेश को जानने के लिए हमें अवलोकन करना चाहिए। समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ने से हमें पर्यावरण की ज्यादा चीजें नहीं पता चलेंगी। दूरदर्शन, जैसे कि आप मान के चलो कि आप बच्चे को तालाब के बारे में बताते हो, ठीक है, तालाब के बारे में बता रहे हो, तो तालाब अगर आप उसको एक पुस्तक में दिखाओगे, दूरदर्शन में दिखाओगे, ठीक है, टीवी में या फिर समाचार पत्रकों में, पुस्तकों में, तो वो इतने अच्छे से नहीं सीखेगा। लेकिन जब उसे अवलोकन करने के लिए आप उसे परिवेश में उसको दिखाओगे, ठीक है, तो वो उसे अच्छे से जान जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में उपचारात्मक आकलन का उद्देश्य है। तो उपचारात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की शैक्षिक कमजोरियों को दूर करना। अगला प्रश्न देखते हैं, बीजों का अंकुरण के प्रभावी शिक्षण हेतु आवश्यक है। अब इसमें बीजों का अंकुरण हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, तो सबसे प्रभावी क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बीजों के अंकुरण के प्रयोग का विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन अवलोकन। यानी आप बच्चे को बीज दीजिएगा और वो उन्हें मतलब अंकुरित करें, किसी मिट्टी में दबाएं, गमले में दबाएं, फिर उनको वो प्रतिदिन देखें कि बीज से किस तरीके से अंकुर फूटता है, फिर धीरे धीरे पौधा बनता है। ठीक है, अगर आप श्यामपट्ट पर उसका चित्र बना दोगे, इससे ये प्रभावी ज्यादा नहीं होगा, पाठ्य पुस्तकों से भी नहीं होगा, बीज और उसका पौधा आप दिखाओगे तब भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है, एटीपी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर है आपका नंबर 1, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, लाल आंकड़ा पुस्तक यानी रेड डाटा बुक निम्नलिखित में से किसके लिए चर्चित है? तो इसमें राइट आंसर है आपका नंबर 1, विलुप्त पौधों एवं प्राणियों के लिए। यानी जो पौधे और प्राणी यानी जीव जंतु पृथ्वी से बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं, तो ये उनको उनकी मतलब आंकड़ा प्रस्तुत करता है। एक रोगी को लगातार घाव से रक्त बह रहा है, रोगी को कौन से विटामिन की कमी के द्वारा लगातार रक्त बह रहा है? तो यानी किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा विटामिन के। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? इसमें आपका रतौंधी हो जाता है, और विटामिन बी से बेरी और विटामिन डी से स्कर्वी। अगला प्रश्न है, प्लेग नामक रोग से जीव द्वारा फैलाया जाता है, यानी किस जीव के द्वारा ये प्लेग नाम का रोग होता है? तो राइट आंसर है आपका चूहा, यानी चूहों से प्लेग नाम का रोग फैलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है? आपको नहीं देखना है। तो जैव कचरा से बायोगैस बनती है, पशु मल से भी बायोगैस बनाई जाती है, मानव मल से भी बायोगैस बनाई जाती है। तो राइट आंसर है आपका खनिज तेल। खनिज तेल से बायोगैस का निर्माण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है छात्रों की विशेष अधिगम संबंधी समस्याओं का पता लगाना। तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। और शारीरिक अक्षमताओं का पता नहीं लगाना है, व्यवहार संबंधी ये भी नहीं है, इनमें से कोई ये भी नहीं है। और आप अपनी तैयारी अभी से कमर कस लीजिएगा, और अभी से तैयारी अपनी सीटेट पास करना है, यूपी टेट पास करना है, तो अभी से कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यूपी टेट की भी यानी सुपर टेट की भी भर्ती देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ आपको केबीएस, डीएसएसबी और बीपीएससी की भर्ती देखने को मिल ही रही है अभी। और आपकी बीपीएससी की अगस्त में 1 लाख पदों पर भर्ती का अभी से सरकार ने घोषणा कर दी है। तो जब तक आपका सीटेट पास नहीं होगा तब तक आप बीपीएससी की भर्ती में शामिल नहीं हो सकते हैं। अगर आप बिहार के हैं तो फिर आपको एस्टेट अगर आपका पास है तो आप कर सकते हो। और लेकिन सीटेट एक ऐसा है कि आप पूरे भारत में किसी भी स्टेट में भर्ती आती है तो उसमें आप शामिल हो सकते हो। और अब तो आपका ये मतलब अभी आपका 1 से 5 तक और 6 से 8 तक के लिए ही सीटेट होता था। अब आपका यानी 12 तक की परीक्षा टीचर बनने के लिए भी ये होगा, यानी आपका 9 से 12 तक के टीचर बनने के लिए भी आपका अब टेट या सीटेट होगा।
तो किसी भी यानी जब तक शिक्षक बनने की पहली सीढ़ी है आपकी सीटेट पास करना, तो अभी से आप जुट जाइए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 15 दिन में सीटेट निकल जाता है या फिर आपका 10 दिन में सीटेट निकल जाता है। बहुत सारी वीडियो बनती हैं कि 15 दिन में सीटेट पास, 10 दिन में सीटेट पास, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी एग्जाम हो आपको प्रॉपर अच्छे से तैयारी करनी होती है। आते हैं हम वीडियो पर, अपने प्रश्नों पर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? तो निष्पक्षता, उदारमति, कारण तथा तथ्य में विश्वास, अंधविश्वास में रुचि। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का एक गुण नहीं है अंधविश्वास में रुचि। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है। तो इसमें क्या है आपका? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, गुणात्मक। अगला प्रश्न है आपका, पर्यावरण अध्ययन की कौन सी विधि को वैज्ञानिक विधि के रूप में मान्यता है? और ये आज का आपका लास्ट प्रश्न है। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपका मतलब बिल्कुल भी आप हमें सपोर्ट नहीं करते हो, वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो और कमेंट भी नहीं करते हो। साथ ही साथ जो भी लोग नए जुड़ते हैं तो वो सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। आपके सब्सक्राइब से, आपके लाइक कमेंट से हम भी मोटिवेट होते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट भी किया करें, अपने दोस्तों को शेयर भी किया करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम आपकी तैयारी में एक छोटा सा प्रयास करते हैं, एक छोटा सा सहयोग करते हैं, तो आप इतना तो कर ही सकते हो। तो आप लास्ट प्रश्न देखते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन की कौन सी विधि को वैज्ञानिक विधि रूप में मान्यता है? तो इसमें राइट आंसर है आपका नंबर 4, प्रदर्शन विधि। तो आज की ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके आप अवश्य बताएं। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डेली आपको चाहे पेपर 2 हो और एसएसटी की क्लासें हो या फिर पेपर फर्स्ट हो, तो इसमें आपको ईवीएस, सीडीपी सारी क्लासें मिल रही है। सीडीपी दोनों पेपरों के लिए एक ही होती है और आपकी हिंदी यानी भाषा भी एक जैसी ही होती है। मात्र आपको ईवीएस और अगर आप एसएसटी और मैथ साइंस से हो तो सिर्फ ये आपका अलग हो जाता है, बाकी सारी तैयारी एक ही होती है। तो चैनल पर बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।